चुनावी नैया कैसे पार हो, अंता उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी के भीतर अभी यही मंथन चल रहा है। कांग्रेस से तो खैर टिकट पर अपने दावेदार जो है वो घोषित कर दिया, उसका टिकट घोषित कर दिया प्रमोद जैन भाया, जिसका बीती शाम नाम औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया। लेकिन यह नरेश मीणा के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया। अब नरेश मीणा के सामने कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन आज के सवाल क्या हैं? पहला सवाल जानिए। पहला सवाल यह है कि नरेश मीणा के पास विकल्प क्या है। नरेश मीणा सीधा ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने नामांकन भरने का ऐलान कर रखा है। 14 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। लेकिन उनके सामने विकल्प क्या है? जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अंता के जातीय समीकरणों में नरेश फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो फिर कैसे इस ह्यूमिलेशन का बदला कांग्रेस से वो ले पाएंगे जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। दूसरा सवाल, नरेश मीणा कैसे और किसका बिगाड़ेंगे खेल? भाई छबड़ा और देवली उनियारा में तो कांग्रेस का खेल बिगाड़ा सीधे तौर पर, जातीय समीकरण वहां के उस लिहाज के थे। लेकिन अंता की बात कुछ अलग है। अंता विधानसभा सीट और इसका सोशल फैब्रिक क्या कहता है, और इस सोशल फैब्रिक में सेंध कैसे मार पाएंगे, या फिर एक जीरो फैक्टर के तौर पर यहां नरेश मीणा की दावेदारी रह जाएगी। खैर, तीसरा सवाल क्या है? कौन देगा नरेश मीणा का साथ? कई लोग तो ऐसे हैं जो धर्म संकट में हैं, जिनको लेकर खुद नरेश मीणा दावा करते हैं। वो तो कह रहे हैं भाई देखिए, इतनी जल्दबाजी में टिकट इसलिए फाइनल कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो उनके समर्थक हैं उनको मौका ना मिल जाए। लेकिन आखिर वो समर्थक कौन है और कौन उनका साथ देगा, ये सवाल। और चौथा सवाल ये कि बीजेपी में भी क्या दावेदारों की रार छिड़ गई है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी तो कांग्रेस के भीतर नरेश मीणा एक तरीके से कांग्रेस के बाहर रहकर कांग्रेस में टिकट की मांग उठा रहे थे, इसकी आवाज उठा रहे थे। लेकिन अब तो एक लेटर एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी कर दिया और नरेश मीणा की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। खैर, बीजेपी में भी क्या चल रहा है? बीजेपी में अंता विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कोई बहुत सहज स्थिति नहीं है, बल्कि तलवारें वहां पर भी खिंची हुई हैं। खैर, किस तरह की रार है, इन तमाम सवालों के जवाब आगे टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो अंता का जो ये चुनाव होने वाला है, उपचुनाव, ये बेहद दिलचस्प होगा। ये दिलचस्प इसलिए नहीं है कि उपचुनाव है और देखिए अब विधानसभा और लोकसभा के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरफ की हवा चल रही है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल अंता में जो लड़ाई है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती है। अब नरेश मीणा वो बात अलग है कि तीसरे मोर्चे के तौर पर या तीसरे विकल्प के तौर पर यहां अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कितना इंपैक्ट डालेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर डर क्या है नरेश मीणा का, टिकट अनाउंस होने से पहले। अब तो खैर कांग्रेस से टिकट का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कर चुकी है। लेकिन जब वो मांग रहे थे तब नरेश मीणा को डर क्यों था और उनके सुर क्यों बदल चुके थे? सुर ऐसे बदले थे कि नरेश मीणा सर्व समाज की बात कहने लगे थे। नरेश मीणा इमोशनल कार्ड खेलने लगे थे कि भाई देखिए, मेरे पिता सन 2000 में ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव आपके कांग्रेस के टिकट पर जीते। मैंने एनएसयूआई के छात्र संघ चुनाव को 2002 में जीता। सोशल मीडिया पर तो उन्होंने अपना एक सोनिया गांधी के पीछे खड़े नरेश मीणा की तस्वीर जो है वो शेयर भी की थी। भाई थोड़ा इमोशनल होकर राहुल गांधी, अगर सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी सोच ले तो शायद ये टिकट वाली नैया पार कर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वही चुटकी डोटासरा और प्रभारी रंधावा ले रहे, बोले कि जिस तरीके से नरेश मीणा ने ट्वीट किया या एक्स पर पोस्ट किया, ट्वीट से विधायक नहीं बनते, ये चुटकी ले ली कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने। खैर, नरेश मीणा का ये डर था और सुर इसलिए बदले थे कि जो जातीय समीकरण अंता विधानसभा सीट का है उसमें नरेश मीणा की अब तक की पॉलिटिक्स जो रही है उसके सहारे वो फिट नहीं बैठते। मैंने आपको बताया था कि यहां पर 40,000 माली समाज के वोटर्स हैं जो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मीणा समाज के आने वाले 30,000 वोटर हैं और दलित यानी कि एससी समुदाय से आने वाले 35,000 वोटर हैं।
कुल मिलाकर 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास यहां पर वोटर्स हैं। अब ऐसी जातीय या यूं कहें ऐसे सोशल फैब्रिक वाली सीट पर किसी वर्ग विशेष के नेता की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। यहां पर हमेशा से इस सीट पर एक तरीके से सोशल फैब्रिक के आधार पर देखा जाए तो सर्व समाज का नेता ही यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो प्रभावी हो सकता है। इतिहास का भी जिक्र करेंगे। 4 बार 2008 जब से विधानसभा बनी 4 बार यहां पर चुनाव हुए हैं। 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस ने चुनाव जीता है यहां पर। लेकिन अब विकल्प का जब हम जिक्र करें, देखिए सुर हमने बताया कैसे बदले थे। नरेश मीणा ये समझ रहे थे कि अगर यहां से टिकट चाहिए तो टिकट के साथ साथ इस सीट पर अगर जीत भी चाहिए तो गहलोत का हाथ सर पर होना जरूरी है, क्योंकि एक तो गहलोत से बड़े सर्व समाज के नेता के तौर पर स्थापित कोई नेता राजस्थान में है नहीं, और जहां माली समाज निर्णायक भूमिका में हो वहां बेहतर समझ सकते हैं कि गहलोत साहब की भूमिका क्या होगी। इसीलिए वो ये भी कह रहे थे कि मैं गहलोत बनाम सचिन पायलट वाली किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। वो ये भी कह रहे थे कि भाई मैं गुटबाजी में नहीं पढ़ना चाहता। वो सर्व समाज की भी बात कर रहे थे। वो हरीश मीणा और मुरारी लाल मीणा से माफ़ी भी मांग रहे थे। वो बात अलग है, प्रमोद जैन भाया पर उन्होंने अपने आक्रामक तीर, जो सियासी तीर है, वो जारी रखे थे, लेकिन सुर थोड़े बदल गए थे। लग रहा था कि शायद इन चीज़ों को देख करके गहलोत साहब का दिल पिघलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गहलोत साहब का दिल पिघला नहीं है। अब थोड़ा जब टिकट कांग्रेस में अनाउंस हुआ है तो नरेश मीणा फिर एक बार थोड़े व्यथित से हैं, परेशान हैं। महसूस हो रहा है उनके बयानों से कि दिल थोड़ा उनका टूटा है। इतना कुछ करने के बाद भी कांग्रेस ने उनको नकार दिया। लेकिन अब विकल्प क्या? नरेश मीणा खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई अब सबसे बात हो रही है तीसरे मोर्चे की, वो बात कर रहे हैं। लेकिन तीसरा मोर्चा क्या? राजस्थान में आज से पहले तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं हो पाया, तीसरी पार्टी भी बनी कोई तो उतनी मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पाई, तीसरा मोर्चा नहीं मजबूती के साथ खड़ा हो पाया, तो फिर कैसे नरेश मीणा अपने दम पर इस तीसरे मोर्चे की बात कह रहे हैं? अब तो वो खैर कह रहे हैं पॉलिटिकल तौर पर कि 2028 तक बीजेपी कांग्रेस दोनों को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये संभव कैसे होगा? अभी तो अंता की चुनौती सबसे बड़ी है। अब देखिए, या तो बीएपी या फिर हनुमान बेनीवाल या और जो कांग्रेस और बीजेपी की धारा से इतर वाली पार्टियां या नेता हैं, उनके समर्थन से या उनके समर्थन के साथ अंता चुनाव में उतरे और हार जीत को किनारे रखते हुए 2028 की तैयारी करें ग्राउंड पर रह करके, जैसे कि 2 जेल यात्राओं के बाद नरेश मीणा ने पिछले कुछ दिनों में की है। या तो वो इस दिशा में सोच रहे हैं कि भाई जन कनेक्ट बनाया जाए, पब्लिक के साथ कनेक्ट किया जाए, अंता पर लड़कर ये दिखा दिया जाए कि भाई हम डरने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि अंता पर अगर चुनाव लड़ते भी हैं नरेश मीणा तो किस पर असर डालेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा वोट कटने या काटने की गुंजाइश है नहीं। थोड़ा सा आप अगर इस सीट पर इतिहास को देखेंगे, देखिए सीधी टक्कर जब कांग्रेस बीजेपी के बीच में होती रही है तो उसमें फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनावों की बात कर ली जाए, जब यहां से कंवरलाल मीणा जीते, जिनकी विधायकी चली गई, अब वो केवल 5,861 वोटों से जीते थे। प्रमोद जैन भाया को उन्होंने हराया, यानी कि बीजेपी के जीत का मार्जिन बहुत बड़ा यहां पर था नहीं। और अगर 2018 की बात की जाए तो प्रमोद जैन भाया ने यहां पर एक बड़ी वोट मार्जिन से बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को हराया था। और ये जो मार्जिन था ये 34,063 मतों का एक बड़ा मार्जिन विधानसभा सीट के अगर देखें उसके लिहाज से ये बड़ा मार्जिन है। और उससे पहले 2013 के चुनाव पर भी अगर गौर किया जाए तो आप देखिए आंकड़ा क्या कहता है। 2023 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी 3,399 मतों से जीते थे। उस वक्त बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन इसके बाद नहीं माफ कीजिएगा, प्रभुलाल सैनी से प्रमोद जैन भाया में 2018 में जीत दर्ज की थी 34,063 मतों से। तो ये बड़ी जीत कांग्रेस की थी, बड़ा मार्जिन कांग्रेस ने अपनी जीत में वहां दर्ज किया था। बीजेपी की जो 2013 और 2023 की जो जीत रही है यहां पर, उसमें बड़ा मार्जिन है नहीं। अगर कांग्रेस के वोट काटते भी हैं यहां पर निर्दलीय लड़ करके,
तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि कांग्रेस को उतना इंपैक्ट ना हो जितना कि छबड़ा और देवली उनियारा में हुआ है। और यह बात नरेश मीणा भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जहां सर्व समाज का सोशल फैब्रिक है, उस पर बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन नरेश मीणा कर नहीं पाएंगे, वो भी अकेले चुनाव लड़ते हुए। क्योंकि प्रहलाद गुंजल जैसे उनके अपने नेता, जैसे मैं सवाल कह रहा था कि भाई कौन साथ देगा, नरेश मीणा कह रहे हैं ना कि भाई इतना जल्दबाजी में टिकट इसलिए बांट दिया गया कि नरेश मीणा के समर्थक लोग या नेता जो कांग्रेस में है उनको समय ना मिल पाए, वो कुछ इधर उधर नरेश मीणा के लिए ना कर पाए, नरेश मीणा कह रहे हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल जैसे नेता जिनके लिए नरेश मीणा लोकसभा में दिलो जान से लगे हुए थे, उसके बाद नरेश मीणा को समर्थन देते कई मोर्चों पर खुले तौर पर प्रहलाद गुंजल भी नजर आते थे। भाई वो क्या करेंगे, वो कैसे पार्टी लाइन से हटकर चले जाएंगे। प्रहलाद गुंजल भी धर्म संकट में हैं। अब नरेश मीणा को चेहरा दिखाएंगे तो दिखाएंगे कैसे? ठीक है, वो ये बात कह सकते हैं, खुद को बड़ा नेता बता सकते हैं कि भाई मैं बड़ा नेता हूं, लेकिन राजनीति में पेबैक तो करना होगा। जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में ग्राउंड स्तर पर सपोर्ट किया हो, अब क्या प्रहलाद गुंजल विधानसभा के चुनावों में बैकडोर से ही सही क्या नरेश मीणा का साथ देंगे या पार्टी लाइन की बात कह करके या ढाल बना करके पीछे हट जाएंगे? ये नरेश मीणा को सोचना होगा, उनको देखना होगा। लेकिन बीजेपी की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत 2023 में न 13 में, एक बार जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 2013 की बात की जाए लगभग 4000 वोट की अंतर था जीत के मार्जिन में, 3399। और 23 में अगर ये जो मार्जिन था जीत का 5861, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर नरेश मीणा को थर्ड फ्रंट के नेताओं से, चाहे थर्ड फ्रंट या मैं यूं कहूं कि जो बीजेपी और कांग्रेस से अलग धारा वाली पार्टियां हैं, चाहे आरएलपी हो, चाहे बीएपी हो या और बाकी नेता हैं, उनका सपोर्ट अगर मिलता है, प्रहलाद गुंजल जैसे नेता बैकडोर से सपोर्ट करते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जहां नरेश मीणा के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस को वो इंपैक्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को ही यहां पर भारी नुकसान नरेश मीणा पहुंचा दे? अब देखिए, बीजेपी में ये तो नरेश मीणा के नुकसान इंपैक्ट की बात है। दूसरा, यहां पर चल क्या रहा है? अभी तो यहां पर स्थिति ऐसी चल रही है कि वसुंधरा राजे एक्टिव है। वो 2028 की मैसेजिंग के लिए चाहती हैं कि सीट पर उनका दबदबा रहे और उनके करीबी नेता को यहां से दावेदार बनाया जाए। भाई इसका सीधा संकेत जाएगा कि वसुंधरा की जो वैल्यू है अभी खत्म नहीं हुई है, उनका प्रभाव है, उनका दबदबा है। अब इसके लिए वो एक्टिव हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भाई सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रभारी हैं, बीजेपी प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब मिलकर बैठ के कर रहे हैं। नाम तय करने की कोशिश की जा रही है, समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समन्वय बनेगा कैसे? कैसे सब एक जाजम पर आएंगे नामों को लेकर? क्योंकि कई दावेदार हैं बीजेपी के भीतर भी, इस सीट पर कई दावेदार हैं। और बीजेपी के लिए तो बड़ी चुनौती यहां पर यह भी है कि यहां पर अब तक जितनी बार उम्मीदवार उतारे हैं वो बाहरी थे। अब अंता के लोग कह रहे हैं कि यहां पर स्थानीय दावेदार चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अंता को इस बार अंता का बेटा चाहिए। तो बीजेपी में बाहरी वर्सेस स्थानीय की एक लड़ाई अलग छिड़ पड़ी है। तो बीजेपी के लिए कई रोड़े हैं, कई चुनौतियां हैं। उसमें वसुंधरा फैक्टर सबसे ज्यादा बीजेपी को भारी पड़ सकता है। अब जाहिर तौर पर शीर्ष नेतृत्व तो चाहेगा कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, बाहरी वर्सेस लोकल वाली लड़ाई जो यहां पर चल रही है अंता में, उसको आधार बना करके तमाम समीकरणों को साधते हुए कैंडिडेट दिया जाए कि उनके और उनके बेटे की सहमति से ही यहां पर कैंडिडेट फाइनल हो। अब देखिए, कुछ नाम भी चल रहे हैं। अब इसमें अंता प्रधान प्रखर कौशल का नाम है, पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग का नाम चल रहा है, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन और जयेश गालव के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा कंवरलाल मीणा की जो पत्नी है भगवती देवी, उनके नाम की चर्चा है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि बीजेपी, अब चूंकि कोर्ट से सजा कंवरलाल मीणा को हुई थी, तो कोई सिंपैथी फैक्टर के लिहाज से भगवती देवी को टिकट दिया जाएगा, इसकी संभावना कम है। तो ऐसे में भगवती देवी का नाम चर्चाओं में जरूर है, लेकिन मजबूती के साथ नहीं है। उधर खानपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र नागर। तो कुल मिलाकर इतने नाम यहां से सामने आ रहे हैं। अब इसमें देखना होगा कि वसुंधरा भारी पड़ेंगी
या फिर वसुंधरा फैक्टर से या वसुंधरा फैक्टर को साध करके बीजेपी यहां पर उतना मजबूत दावेदार दे पाए कि वो जो जीत का मार्जिन 2023 और 2013 में कम रहा उसको बढ़ाते हुए नरेश मीणा इंपैक्ट का असर खुद पर ना होने दे। खैर, इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स में आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।